हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सजेशंस ऑफ IBO-01 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर जून 2026 एग्जामिनेशन। एंड ये हैं द अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स स्पेशली डिज़ाइंड फॉर जून 2026। And you can buy the hard copies of this बिकॉज अभी एक महीने के ऊपर टाइम भी है, तो आपको इजीली 3 to 4 डेज़ में ये स्टडी मटेरियल्स डिलीवरी हो जाएगी। एंड यू कैन दिस स्टडी मटेरियल्स आर सो डिज़ाइंड कि वंस यू गो थ्रू दिस यू कैन easily prepare well for the exam and can score very good marks in the exam। एंड ये जो स्टडी मटेरियल्स हैं बेसिकली इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई मीन पहले लॉन्ग क्वेश्चंस, देन कमेंट सेक्शन, देन शॉर्ट नोट्स एंड डिफरेंसेस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने जो अभी माय सजेशंस इज़ देयर आर ऑल टुगेदर 25 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ के जाने चाहिए फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड आई होप कि अबाउट 80 to 90% ऑफ दिस स्टडी मटेरियल्स जो प्रिपेयर किए हैं मैंने, सो दैट शुड स्ट्राइक इन द एग्ज़ाम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन because whenever I will upload a new video you can get a notification of the same. Okay, so let's start with the first question. The first question is define international business environment, then discuss the different types of domestic environment that influence international business. तो ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रीवियसली। तो सबसे पहले तो आपको डिफ़ाइन करना है कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। सो यहाँ पे मैंने कुछ एक लाइंस लिखे हुए हैं, लाइक ऑल दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ बिजनेस एंटरप्राइज एंगेज्ड इन डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, so those factors are called involved in business environment। तो इसके अंदर ये सब एग्जांपल्स डाल सकते हैं, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। एंड डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बेसिकली जो एक कंट्री का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, तो वो कैसे आपको इंटरनेशनल बिजनेस उस कंट्री से जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर करता है तो वो किस तरीके से उसको अफेक्ट करता है। तो इसके भी एक्चुअली बेसिकली इसको 3 एनवायरनमेंट में डिवाइड किया गया है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को। तो एक तो है कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, जो कंट्री में इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है तो ये किस तरीके से आपको इंटरनेशनल बिजनेस में इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हाउ इट इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल बिजनेस, देन हाउ इज़ द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो अकॉर्डिंगली जो पर कैपिटा इनकम है या फिर जीडीपी है, तो दैट डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल बिजनेस। एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ द पीपल, हाउ द कंज्यूमर्स आर लाइक टू स्पेंड देयर मनी, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरत है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कंट्री में। विदाउट दैट डूइंग बिजनेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देन फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में ऑल फिस्कल पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है फॉर द कंट्री, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। एंड व्हेन एवर यू डोंट गेट एनी सेंटेंसेस और आइडियाज़ टू राइट, गिव एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन दैट। कुछ एक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ के अंदर आती है। देन कमर्शियल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, ये बेसिकली दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। एंड लास्टली BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री, फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड एनवायरनमेंट है दैट इज़ पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं या फिर इसको जैसे आपके सिलेबस या स्टडी मटेरियल में जो इग्नू के लिखे हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल फॉलो दैट। तो इसके अंदर पहला है टैक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द कंट्री, ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। तो किस तरीके के टैक्स रेट हैं, कितनी टैरिफ्स लेते हैं कंट्री, उसके ड्यूटीज़ क्या है, कस्टम ड्यूटीज़ क्या है, GST, सो ऑल दिस Then very important factor that is political stability।
कंट्री में बार बार इलेक्शंस तो नहीं हो रहे हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट है कंट्री में, तो दैट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसको लेके आपको लिखना है इसको। देन फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, how the foreign trade are regulated, whether strict regulations are followed or there are lenient regulations, and then how about the employment laws in the country. So does it open to international employees or not? Okay, the second question, so how does the home country environment influence foreign trade operations? Discuss the important elements of culture and their impact on the international business. तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कल्चर, कोई भी कंट्री का जो कल्चर होता है वो हाउ इट अफेक्ट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस, जस्ट नाउ में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में लिख सकते हैं। देन कम्स कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, हाउ दे अफेक्ट। तो एक बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ सर्टन कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स, तो वो किस तरीके के हैं, वेदर दे आर वो फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ है विच आर लिटिल बिट कंजर्वेटिव। तो ये चीज़ों के बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं। देन कम्स टेक्नोलॉजी, हाउ इज़ द टेक्नोलॉजी, आई मीन व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, वेदर multinational companies or transnational companies, so they are also present in the domestic country or not. Accordingly, the international business is affected. Then comes financial and institutional support. तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो दे ट्राई टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो किस तरीके से हैं, सो ये सारी चीज़ें। देन कम्स द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कंट्री का कल्चर है, कोई भी सोसाइटी का कल्चर है, वो कल्चर के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो बेसिकली इटसेल्फ कल्चर इज़ अ कंपोनेंट। आई मीन व्हाट आर द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पीपल फॉलो living in a country, what type of languages they speak, whether domestic language, regional language, international language, like that. Religion, I mean whether it is a Hindu country, Muslim country, Christian country, and how this religion ये किस तरीके से दूसरे रिलीजन के साथ में मैच करता है या फिर ओपन है, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ होती है ना, तो वो थोड़े बाहर के रिलीजन्स को सपोर्ट नहीं करती, तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। देन कम्स लिटरेसी, मतलब लोगों की लिटरेसी कैसे है, एजुकेशन लेवल कैसा है, इसके बारे में आप ब्रीफ कर सकते हैं। कस्टमर के प्रेफरेंसेस कैसे हैं, व्हाट इज़ देयर बाइंग बिहेवियर, वो किस तरीके से अपने इनकम को स्पेंड करते हैं इन अ कंट्री, वेदर ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंटरनेशनल प्रोडक्ट, तो ये चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। देन कम्स सोशल क्लास, आई मीन बिकॉज एवरी सोसाइटी एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, तो इसमें अपर मिडिल एंड लोअर क्लास रहती है, तो ये क्लास सिस्टम वेदर द कंट्री फॉलोज और नॉट। देन कम्स द फैमिली, कि भाई बिकॉज फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। तो हमारी फैमिली भी इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, वेदर वी आर लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली और सोल फैमिली, तो लाइक दैट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस, एंड डिस्कस द importance of political environment in international business. So first you will write about the definition of political environment in the country. Then comes to the different factors. Political factors में tax and economic policies of the ruling government, ये important है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर भी चुके हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में कर चुके हैं। देन फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस, तो मोर और लेस ये फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में ये क्वेश्चन मैच करता है। एंड इसके जो इम्पैक्ट देख लेते हैं क्विकली। तो इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, तो अगर कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट अगर अच्छा है, ओपन टू इंटरनेशनल बिजनेस, सपोर्ट्स इंटरनेशनल बिजनेस, देन ये जो है ना पॉलिटिकल रिस्क ये कम हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन।
देन इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री. इकोनॉमी आई मीन उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है. टैक्सेशन आई मीन जो सिटीजन्स हैं एंड जो NRIs हैं या फिर जो फॉरेन कंपनीज जो आती है से दे ओनली लुक आफ्टर द टैक्सेशन. टैक्स कैसे हैं, कितनी GST लेते हैं, कस्टम ड्यूटी क्या है, सो ऑल दैट. तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट लॉस कैसे हैं, आई मीन फॉरेन एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करते हैं, दे कम, दे ओपन टू फॉरेन एम्प्लॉयज़, तो इन सब के बारे में. देन कम्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. बार बार इलेक्शंस तो नहीं हो रहे कंट्री में, सो लाइक दैट. ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ WTO in international business, and is WTO helpful in promoting international trade? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये कब एस्टेब्लिश हुआ था एंड हाउ इट वाज एस्टेब्लिश्ड, उस सब के बारे में लिखना है. गट के बारे में लिखना है, यूरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस, बिकॉज इसके बाद में WTO एस्टेब्लिश हुआ था इन 1995. एंड इसके जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये आप आउटलाइन कर सकते हैं, लाइक ऑल दिस 5 पॉइंट्स. आई मीन जो डिफरेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनते हैं, सो दे आर ऑल्सो मेड or prepared with the help of WTO. It acts as a forum, a mediator, a platform where trade negotiations can be done. It also helps in settling the international trade disputes, and it also helps in framing the national trade policies of a country, especially the developing countries, and international cooperation में भी ये काफ़ी help करती है. Okay, कुछ एक एग्रीमेंट्स हैं, कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें हैं WTO की, जैसे कि एक टैरिफ को लेके. इट ऑलवेज एडवाइसेस कि भाई टैरिफ कम करो सो दैट वी कैन प्रमोट इंटरनेशनल बिजनेस. तो ये अपने मेंबर कंट्रीज़ को ऑलवेज सजेस्ट करती है. देन कम्स MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन. तो ये वो कंट्रीज़ को एक टाइप ऑफ स्टेटस गिवन टू देम कि ये पॉलिसी आई मीन मोस्ट जो कंट्री WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानती है, ओबे करती है, तो वो किस तरीके से MFN स्टेटस उसको मिलता है फ्रॉम WTO. एंड इसमें बेसिकली कंट्री को ये बोले जाते हैं, मेंबर कंट्रीज़ को, कि कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करें बिटवीन द डोमेस्टिक कंपनीज़ एंड फॉरेन कंपनीज़. देन कम्स प्रेफरेंशियल टैरिफ्स. तो प्रेफरेंशियल टैरिफ्स में मेंबर नेशंस को यही बोला जाता है कि कम से कम टैरिफ इम्पोज करें on foreign companies so that they can easily come and do business in the domestic environment. Then comes agreement on culture. ये बहुत important है because WTO का मेन ऑब्जेक्ट भी होता है कि भाई एग्रीकल्चर प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फूड शॉर्टेज वगैरह होती है, तो उनको वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. देन fifth point is GATS, that is General Agreement on Trade in Services, जिसको हम लोग शॉर्ट में GATS बोलते हैं. GATT and GATS both are I mean two different things. तो बेसिकली यहाँ पे एग्रीमेंट बनते हैं फॉर सर्विसेज. आई मीन जैसे इंडिया बहुत इज़ फेमस डेस्टिनेशन फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल सर्विसेज इन मेडिकल, एजुकेशन, IT सेक्टर्स लाइक दैट. तो ये हेल्प करती है कोई भी दो कंट्रीज़ को कि हाउ दे विल मेक एन एग्रीमेंट ऑन द सर्विसेज. ओके, सम पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइक इट हेल्प्स टू डिक्रीज द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन द कंट्रीज़. इट हेल्प्स टू प्रमोट फेयर competition among the international companies. It also helps to settle the international trade disputes, and it also helps to bring stability and predictability in the international business. Some criticisms are also there, like कुछ एक power imbalances होते हैं because countries like US they generally dominate WTO. तो वहाँ से थोड़ी सी जो अदर कंट्रीज़ हैं उसमें थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग्स आती है. देन इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़. बेसिकली एवरी कंट्री वांट्स दैट कि भाई उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रोटेक्ट करें उसको. तो ये WTO फेल्स टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन.
Then limited enforcement. I mean, all the countries, they do not follow the WTO rules. So that is one problem due to lack of confidence. Fine. Question number 5 की तरफ चलते हैं. This is the last question of this video. What is trade in services and what are the 4 alternative modes of international transactions in services, and also explain the India's strength and trends in international services. तो गट्स के बारे में आपको लिखना है. ट्रेड इन सर्विसेज की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, एक्सचेंज होती है अमंग द कंट्रीज, सो हाउ दे डू दैट. तो ये कुछ एक मोड्स हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ सर्विसेज. 4 मोड हैं. वन इज़ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, दैट इज़ कॉल्ड मोड 1. एंड मोड 2 में है कंजप्शन अब्रॉड. देन मोड 3 इज़ कमर्शियल प्रेजेंस एंड मोड 4 इज़ प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सनस. तो ये 4 मोड को आपको डिफाइन करना है. यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स सो दैट और आपका आंसर जो है थोड़ा सा और बड़ा हो जाए. एंड इसके जो गट्स के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में ज़रूर लिखना है कि इट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. It helps to provide employment opportunities to quite a lot of people, and especially the help is very much important for the developing and underdeveloped country. Then also it is a source where foreign investment can be procured. So this is one very good point. Then improved services quality, because whenever a country wants to export its services, so definitely it tries to improve on the quality of the services. So that is very important. And ultimately, when we try to improve the quality, we will upgrade the skill of the workforce. But still then there are some challenges and issues in the international trading of services. Like a lot of people, they do not have that market access. I mean, they do not have access to foreign country market. So that is one problem. And the second problem is domestic regulatory challenges. There are countries where domestic regulations, rules are very much strict as far as services transactions are concerned. So that acts one big issue. The need for the capacity building. As far as India is concerned, यहाँ पे जो लोग, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस हैं. सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम. नाउ देख लेते हैं इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है इन ट्रेड ऑफ सर्विसेज. यहाँ पे है लार्ज IT, आई मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स. I mean, Indian employees are very much known for its IT services. Then they are very cost effectiveness. I mean, they can work with lower pay in the international market. Then Indian workers have this English language proficiency. This is one very good positive aspect of the Indian workers. And lastly, digital infrastructure. So every Indian is very much they are attracted towards the new technology. They want to learn the new technology. So that is one very good aspect of the Indian employees.